पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ये चर्चा हुई थी कि मैं स्वास्थ्य विभाग लेने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। वो दौर ऐसा दौर था जब प्रदेश कोविड की आपदा से गुजर रहा था। भाजपा अगर टिकट बदलती है तो राजीव सहजल का भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नंबर आ सकता है। जो हमारे सांसद हैं सुरेश कश्यप जी, वो व्यापक प्रवास उनका पूरे लोकसभा क्षेत्र का चला हुआ है। क्योंकि टेंडर आपकी सरकार में हुआ था, तब आप ही स्वास्थ्य मंत्री थे। मैं कर्सनल लैब को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। विशेषज्ञ डॉक्टर्स ट्रेनिंग के दौरान लेते हैं 50,000 से अधिक, और जब वो सेवा करने के लिए अपना अध्ययन पूर्ण करने के बाद जब स्वास्थ्य संस्थान में उनकी तैनाती होती है तो सरकार उनको देती है 33,000 रुपया। जगत सिंह नेगी तो यहाँ तक कह देते हैं कि आप लोगों ने तो कर्ज लेकर घी पिया है। एक वर्ष के कार्यकाल के अंदर 13,000 करोड़ से अधिक का कर्ज लेने का श्रेय सरकार को जाता है। कह रहे हैं योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं हमने इनकी कोई भी योजना बंद नहीं की है। इनकी अपनी अंदर की कोई ऐसी कोई दरार है या कोई ऐसी लड़ाई है जिसके कारण से ये जनता के हितों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं कि अगर कृष्णा जैसी कोई एक आधी लैब बंद भी हो जाती है प्रदेश में, तब भी हमारे पास इतना मैनेजमेंट है, हमारी अपनी लैब्स अच्छी चल रही हैं, हम टेस्ट वहां करवा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी तथ्यों के ऊपर बात करें। आप रिएजेंट्स नहीं खरीद पा रहे, आप छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं खरीद पा रहे। क्या कहीं आपकी सरकार का भी सत्ता से बाहर होने का कारण यही तो नहीं था कि स्वास्थ्य आपकी सरकार का भी ठीक नहीं था? हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान एक बहुत भयंकर आपदा से इस प्रदेश को, खैर पूरा देश और पूरा विश्व उस आपदा से गुजरा। वर्तमान मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने उनको बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया क्योंकि आपकी सरकार ने उनके लिए कोई प्रबंधन नहीं किया था कि उनको कितने समय के लिए रखा जाएगा। क्या ये सरकार, हमने जो व्यवस्थाएं खड़ी करनी थी, ये सरकार क्या उन व्यवस्थाओं के ऊपर चलेगी? इनकम्बेंट सरकार का दायित्व होता है व्यवस्थाएं खड़ी करना। हमें खड़ी करनी है तो आप छोड़ करके चले जाइए, ठाकुर जयराम जी को आप दायित्व दे दीजिए, बहुत बेहतर ढंग से प्रदेश को चला लेंगे। उप मुख्यमंत्री परसों एक पत्रकार वार्ता में कह रहे थे कसम राम की खाते हैं, भाजपा को 4 सीटें लोकसभा में हराएंगे। झूठी कसम खाने की आदत है, पहले देवियों की कसमें खाई। स्वास्थ्य एक ऐसा विभाग, अगर आपकी सेहत बिगड़ी तो आप बाहर हुए, और विभाग की सेहत बिगड़ी तो सरकार बाहर हुई, और विपक्ष की सेहत अगर बिगड़ती है तो विपक्ष पर भी इसका असर देखने को मिलता है। आज मेरे साथ पूर्व की जयराम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर राजीव सहजल हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद भारत में। धन्यवाद। वर्तमान परिस्थितियों में स्वास्थ्य विभाग की बाद में चर्चा करेंगे, पहले आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल लेता हूँ। सत्ता के गलियारों में एक चर्चा हुई कि डॉक्टर राजीव सहजल को जब विभाग बदलकर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, उनकी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ये चर्चा हुई थी कि मैं स्वास्थ्य विभाग लेने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। यही कारण था कि वो अपना चुनाव हारे भी। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसी ना तो कभी चर्चा हुई है और ना ही कोई इसी प्रकार का कोई संवाद जो है सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ है। बल्कि ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करके और इतने बड़े विभाग की जिम्मेदारी जो है मुझे सौंपने का काम, जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का भी ये मंशा थी और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते थे कि इस विभाग को मैं चलाऊं। और वो दौर ऐसा दौर था जब प्रदेश कोविड की आपदा से गुजर रहा था। मेरे इस विभाग से संबंधित होने का कारण भी था कि इस विभाग से संबंधित हूँ, इसलिए ये विभाग मैं ठीक प्रकार से चला पाऊँगा। मुझे लगता है ये विश्वास था और मेरे काम पर भी विश्वास था, इसलिए मैंने कभी इनकार नहीं किया था कि मैं इस विभाग को कभी मैं नहीं लेना चाहता। हाल ही में 2024 में अब लोकसभा के चुनाव होने हैं। आपको लेकर एक चर्चा और है कि भाजपा अगर टिकट बदलती है तो राजीव सहजल का भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नंबर आ सकता है। इसके पीछे एक कारण पूर्व मुख्यमंत्री से करीबियां भी बताई जा रही हैं। क्या आपसे भी पार्टी ने कुछ इस तरह की बातचीत की है कि अगर हम टिकट बदलेंगे तो आपका नंबर लग सकता है? इस प्रकार की कोई चर्चा जो है वो पार्टी में होती नहीं है। उसी कड़ी में मेरे साथ इस प्रकार की कोई चर्चा जो है वो नहीं हुई है। किसने चुनाव लड़ना है, कौन चुनाव लड़ेगा, किस समय क्या निर्णय लिया जाएगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। और वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं सुरेश कश्यप जी, वो व्यापक प्रवास उनका पूरे लोकसभा क्षेत्र का चला हुआ है। मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। अब वर्तमान परिस्थितियों की बात करते हैं। इन दिनों कृष्णा लैब का बड़ा एक मुद्दा चला हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा, क्योंकि टेंडर आपकी सरकार में हुआ था, तब आप ही स्वास्थ्य मंत्री थे। वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री तर्क ये दे रहे हैं कि कृष्णा लैब का जो कार्य है वो संतोषजनक नहीं है। अब मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, जब टेंडर प्रोसेसिंग हुई थी तो क्या उस वक्त ये चीज़ें नहीं देखी गई थी कि लैब का कार्य संतोषजनक होगा नहीं होगा? क्या प्रॉपर नॉर्म्स और रूल और रेगुलेशन जो थे वो फॉलो हुए थे क्या? फरवरी 2022 में एक टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से
महत्वपूर्ण टेस्ट करने का काम और अन्य जो डायग्नोस्टिक जो प्रणालियां हैं, चाहे वो MRI स्कैनिंग है, CT स्कैनिंग है, ये सब कार्य जो है एक टेंडर के माध्यम से काम कृष्णा लैब को जो है दिया गया था। हमारी सरकार के कार्यकाल के अंतिम वर्ष के दौरान, पूरे एक वर्ष के दौरान कृष्णा लैब ने महत्वपूर्ण सेवाएं पूरे प्रदेश को दी। कोई समस्या उस समय खड़ी नहीं हुई। फ्री टेस्ट भी होते रहे, 56 टेस्ट जो फ्री होते हैं वो फ्री हुए, और अन्य जो बड़े टेस्ट हैं, जो अन्य जो डायग्नोस्टिक प्रणालियां हैं, MRI है, CT है, वो मार्केट रेट से 30 से 40% कम रेट पर करने का प्रावधान हमारी सरकार ने कृष्णा के माध्यम से किया था। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री डॉक्टर धनीराम शांडिल जी, उस समय वो विधायक थे। अगर कोई कमियां खामियां होती तो विपक्ष के विधानसभा सत्र के जो दौरान जो प्रश्नोत्तर सेशन होता है उस दौरान वो खामियां सामने आई होती, कभी प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। इस सरकार के कार्यकाल को भी एक वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है, इस सरकार का, वर्तमान सरकार का। तो ये सरकार की एक साल से अधिक हो जाने के बाद उनको कौन सी कमियां खामियां नजर आ रही हैं, तथ्यों पर बात करें। मैं कृष्णा लैब को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूर्व सरकार ने जो व्यवस्था की थी लोगों को सुविधा देने की, आज आप देखिए सामान्य टेस्ट भी जो है वो करवाने के लिए लोगों को निजी लैब्स का रुख करना पड़ रहा है। सामान्य से रिएजेंट्स, केमिकल्स, जो हमारे बायोकेमिस्ट्री के जो हमारे टेस्ट होते हैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो सामान्य से रिएजेंट्स भी ये सरकार लैब्स को उपलब्ध करवाने में असमर्थ साबित हो रही है। अब बड़ी बातें तो छोड़ दीजिए, आप छोटे छोटे उपकरण जो लैब में जिनकी आवश्यकता होती है वो उपकरण नहीं खरीदे जा रहे हैं। तो इससे भयावह, इससे बुरी स्थिति जो है वो स्वास्थ्य विभाग की हो नहीं सकती है। एक आम आदमी जो है अत्यंत पीड़ा में किसी सरकारी अस्पताल का रुख करता है। बड़े लोग, पैसे वाले लोग तो निजी हॉस्पिटल्स में जाकर के स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में कौन जाता है? एक गांव का आदमी जाता है, किसान जाता है, गरीब आदमी जाता है, सामान्य आदमी जाता है। और हमारे स्वास्थ्य विभाग के अगर हम पैरामीटर्स की बात करें, अगर हम कार्यकुशलता की बात करें, तो केरल के बाद हिमाचल प्रदेश को आंका जाता है, जो यहाँ के डॉक्टर्स की जो कार्यक्षमता है, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ की जो कार्यक्षमता है, और जो हमारे नर्सिंग स्टाफ की जो कार्यक्षमता है। ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो मैन फोर्स है, मैन पावर है, ये केरल के बाद अच्छे मापदंडों की अगर हम बात करें तो हम केरल के बाद हमारी गिनती होती है, इसी स्टाफ की वजह से होती है। आज डॉक्टर्स हतोत्साहित हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर्स ट्रेनिंग के दौरान लेते हैं 50,000 से अधिक, और जब वो सेवा करने के लिए अपना अध्ययन पूर्ण करने के बाद जब स्वास्थ्य संस्थान में उनकी तैनाती होती है तो सरकार उनको देती है 33,000 रुपया। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। कुछ ग्रीवेंसीज हैं डॉक्टर्स के, नर्सिस के, पैरामेडिकल स्टाफ के, उनको सुनने वाला आज की सरकार में कोई नहीं है। आशा की किरण जो है वो खत्म होती जा रही है। हर वर्ग का कर्मचारी आंदोलनरत हो रहा है। एक भयंकर आक्रोश जो है पूरे प्रदेश के अंदर हर वर्ग में व्याप्त हो रहा है। सैहिल जी, जहां पर वित्तीय परिस्थितियों का बात आती है, मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री के कैबिनेट के सदस्य हों, वो तो आपकी सरकार पर ठीकरा फोड़ते हैं कि जब भाजपा की सरकार थी उन्होंने इतने 1000 करोड़ का ऋण ले लिया, प्रदेश का सत्यानाश कर दिया, ऋण लेने में कोई कर्ज नहीं छोड़ी। जगत सिंह नेगी तो यहाँ तक कह देते हैं कि आप लोगों ने तो कर्ज लेकर घी पिया है। एक वर्ष के कार्यकाल के अंदर 13,000 करोड़ से अधिक का कर्ज लेने का श्रेय सरकार को जाता है। वित्तीय प्रबंधन की आप बात करें तो सरकार इसमें बुरी तरह से असफल हुई है। पहली बार हुआ है कि किसी विभाग के अंदर पहली तारीख को सैलरी जो है वो कर्मचारियों को वो नहीं मिली है। पेंशनर्स के एक वर्ष के जो उनके मेडिकल बिल्स हैं, रिइंबर्समेंट बिल्स हैं, वो पेंडिंग हैं। और जीवन के उस पड़ाव के अंदर जब व्यक्ति अपेक्षा करता है, उसको धन की जब जरूरत होती है तो उसको धन मुहैया नहीं हो रहा है। हिम केयर जैसी योजना का गला घोटने का आपने प्रयास किया है। 200 करोड़ रुपया जो है हिम केयर योजना का, जो कि सामान्य लोगों को, गरीब लोगों के इलाज के लिए सरकार की ओर से, और इस हिम केयर योजना को लाकर के आयुष्मान भारत योजना को सप्लीमेंट करने के लिए ठाकुर जयराम जी की सरकार जो योजना लेकर के आई थी, और इस प्रदेश के 6-6.5 लाख से अधिक लोग इसमें पंजीकृत हुए थे। आज जो है उस योजना का लाभ जो है वो नहीं मिल रहा है। 3,000 रुपया बेड रिटर्न किसी रोग की वजह से बिल्कुल जो इनकैपेसिटेट हो गए हैं, जो पेशेंट्स बिल्कुल जो बिस्तर पर हैं,
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो संबंध रखते हैं, जिनकी आर्थिक हालत खराब है, 3,000 रुपया प्रति मास देने का कार्य सहारा योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने किया था। और हर बार एडवांस में बजट की व्यवस्था सहारा योजना में की जाती थी ठाकुर जयराम जी के द्वारा। उस योजना का लाभ जो है वो लाभार्थियों को नहीं मिल रहा है। तकरीबन 10,000 पेशेंट्स जो है वो इस योजना के तहत पंजीकृत हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक आम आदमी जिसको रिलीफ देना सरकार का काम होता है, सरकार इस कार्य में असफल सिद्ध हो रही है। आप कह रहे हैं योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री कहते हैं हमने इनकी कोई भी योजना बंद नहीं की है। हाँ, प्रदेश के ऊपर थोड़ा वित्तीय प्रबंधन की थोड़ी कमी आ रही है, हमारे पास फाइनेंस उतना नहीं है, परंतु फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। कब प्रयास होगा? हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं। 1 वर्ष से हिमकेयर योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, 1 वर्ष से जो है वो सहारा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, 1 वर्ष से जो है जो पेंशनर्स के मेडिकल बिल्स पेंडिंग हैं, कर्मचारियों की सैलरी जो है उसमें देने में आपको दिक्कत आ रही है। घोर वित्तीय कुप्रबंधन है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। अब इसको मैं अनुभवहीनता कहूं या मैं इसको क्या कहूं, या सरकार की संकल्प शक्ति कम है, सरकार की जवाबदेही लोगों के प्रति जो है उसमें कोई कमी आ गई है, विश्वसनीयता में कोई कमी आ गई है, या इनकी अपनी अंदर की कोई ऐसी कोई दरार है या कोई ऐसी लड़ाई हैं जिसके कारण से ये जनता के हितों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये सब कारण हैं, मिले जुले कारण हैं। आज ये जो आक्रोश पैदा हो रहा है इस सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर, जब सरकार अपना कार्यकाल पूर्ण करती है तब यह ऐसा आक्रोश जो है वो देखने मिलता है। ये तो बहुत जल्दी जो है इतने बड़े पैमाने पर आक्रोश जो है सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा है। मेरे तीसरे सवाल के उत्तर में आप एक बात कह रहे थे कि हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स हैं उनमें इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, कई जगह मैन पावर भी कम है। मेरा आपसे सवाल ये है, स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं कि अगर कृष्णा जैसी कोई एक आधी लैब बंद भी हो जाती है प्रदेश में, तब भी हमारे पास इतना मैनेजमेंट है, हमारी अपनी लैब्स अच्छी चल रही हैं, हम टेस्ट वहाँ करवा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी तथ्यों के ऊपर बात करें, वो बात करें कि इस 1 वर्ष के अपने कार्यकाल के अंदर हमारी लैब्स को सुदृढ़ करने का उन्होंने क्या प्रयास किया है। आप रिएजेंट्स नहीं खरीद पा रहे, आप छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं खरीद पा रहे। आपने बात की थी कि इमरजेंसी व्यवस्था को मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हम चाक चौबंद करेंगे। आईजीएमसी के अंदर 1 बेड के ऊपर 1 डॉक्टर, 4 जो है वो नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता हम कराएंगे ताकि पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। क्या प्रति बेड जो है 1 डॉक्टर और 4 नर्सिस की व्यवस्था हो गई है? यानी कुल मिलाकर के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के, डॉक्टर्स के मनोबल को तोड़ने का, मेडिकल कॉलेज में तैनात हमारे जो फैकल्टी है उसके मनोबल को तोड़ने का, नर्सिंग स्टाफ के मनोबल को तोड़ने का और पैरामेडिकल स्टाफ के मनोबल को तोड़ने का काम जो है इस सरकार ने किया। आप पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज भी एक सवाल उठता है, हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, विशेषज्ञों की कमी है। एक कमी ये आती है कि हमारे पास तकनीकी विशेषज्ञ भी नहीं हैं जितने होने चाहिए। इसमें एक सवाल और जुड़ता है कि जब अस्पतालों की चेकिंग होती है, तो जब चंबा अस्पताल की चेकिंग के लिए दिल्ली से टीम आती है तो टांडा के डॉक्टर्स चंबा भेजे जाते हैं। जब टांडा में चेकिंग होनी होती है तो टांडा के लिए चंबा से डॉक्टर लाए जाते हैं। क्या कहीं आपकी सरकार का भी सत्ता से बाहर होने का कारण यही तो नहीं था कि स्वास्थ्य आपकी सरकार का भी ठीक नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान एक बहुत भयंकर आपदा से इस प्रदेश को, खैर पूरा देश और पूरा विश्व उस आपदा से गुजरा, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने पूर्व मुख्यमंत्री को, और मैं बधाई देना चाहता हूं स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को, जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है, जिसमें नर्सेज शामिल हैं, कि उस आपदा को अगर हम कहें पूरे देश के अंदर परिस्थितियां सबसे अच्छी रही, व्यवस्थाएं सबसे अच्छी रही, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर रही। 10,000 के करीब आउटसोर्स आधार पर जो है विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती जो है उस कार्यकाल के दौरान हुई, व्यवस्थाएं खड़ी हुई। मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री सक्रिय रहे, प्रत्येक जिला के अंदर जाते रहे, अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। और मैं उस समय स्वास्थ्य मंत्री था, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब हम वर्चुअली कनेक्ट नहीं होते थे प्रत्येक जिला से, और कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, उसको जानने के बाद फिर उनको पूरा करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया। आपने आउटसोर्स कर्मचारियों का जिक्र किया, वर्तमान मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने उनको बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया क्योंकि आपकी सरकार ने उनके लिए कोई प्रबंधन नहीं किया था कि उनको कितने समय के लिए रखा जाएगा, कब तक रखा जाएगा, क्या उनकी सैलरी के पैमाने रहेंगे। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। क्या ये सरकार, हमने जो व्यवस्थाएं खड़ी करनी थी, ये सरकार क्या उन व्यवस्थाओं के ऊपर चलेगी? इनकम्बेंट सरकार का दायित्व होता है व्यवस्थाएं खड़ी करना, और हम तो
जब निश्चित अवधि के लिए उनको भर्ती किया था तो उसमें हम जो है उसको साल दर साल हम उसमें वृद्धि करते रहे, उनके सेवा विस्तार हम उनको देते रहे, हटाने का काम नहीं किया। सामान्य परिवारों के बच्चे थे जो कि कोई 7,000 लेता था, कोई 8,000 लेता था, कोई 9,000, कोई 10,000 अपने काम के अनुसार जैसा उनका तय हुआ था, उनको हटाने का काम आपने किया है। व्यवस्थाएं तो आपने खड़ी करनी थी, लेकिन आप दोष दे रहे हैं पूर्व सरकार को। क्या हटाया आपने और व्यवस्थाएं जो है वो क्या आज हमें व्यवस्थाएं खड़ी करनी है? अगर हमें खड़ी करनी है तो आप छोड़ करके चले जाइए, ठाकुर जयराम जी को आप दायित्व दे दीजिए, बहुत बेहतर ढंग से प्रदेश को चला लेंगे। डॉक्टरों की कमी का जहां तक विषय आता है, कहां कमी रह जाती है? क्या आपने डॉक्टरों की भर्ती नहीं की थी? क्योंकि वर्तमान सरकार को तो अभी आए हुए 1 ही वर्ष का कार्यकाल हुआ है। देखिए, ठाकुर जयराम जी का कार्यकाल डॉक्टरों की भर्ती के लिहाज से एक स्वर्णिम कार्यकाल कहा जाएगा। तकरीबन 1600 से अधिक डॉक्टर्स को भर्ती करने का काम जो है वो हमारी सरकार ने किया था, और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर पहली बार जो है इतनी बड़ी भर्तियां जो हैं हमारे पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुई थी। रिमोट से रिमोटेस्ट एरियाज में भी डॉक्टर्स को भेजने का काम हमारी सरकार ने किया था। आज फार्मासिस्ट की कमी है, वो भर्ती करने में ये सरकार असफल सिद्ध हो रही है। स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो चरमरा रही हैं, डॉक्टर्स मिलते नहीं हैं, और पीजी डॉक्टर्स के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय जो है वर्तमान सरकार ने किया है। ट्रेनिंग के दौरान लेते हैं 50,000 से अधिक, और जब सेवा करने के लिए जाते हैं, जब सेवा देते हैं, अपनी पूरी जिंदगी तप में निकाल देने के बाद डॉक्टर बनने का, डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है, पूरी जिंदगी का तप लगता है इसमें। और जब वो सेवा देने के लिए जाते हैं तो उनको आप देते हो 33,600। इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा मनोबल तोड़ने का काम जो है आपने एनपीएवी डॉक्टर्स का जो है बंद कर दिया। क्या इंसेंटिव आप उनको दे रहे हैं? ये 2000 डॉक्टर्स नहीं है, 2000 परिवार हैं। इसी प्रकार से नर्सिंग स्टाफ की कुछ ग्रीवेंसीज हैं जो सुननी चाहिए, एड्रेस करना चाहिए उनको। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टाफ की जो है वो ग्रीवेंसीज हैं उनको सुनना चाहिए। आउटसोर्स आधार पर जो बच्चे हमारे कार्यकाल के दौरान जो भर्ती हुए थे उनकी भी कुछ ग्रीवेंसीज हैं, उनको भी सुनना चाहिए, और उनको जो है उनका संरक्षण करना चाहिए सरकार को। आपने आउटसोर्स का जिक्र किया, आपने जिक्र फार्मासिस्ट की कमी का भी किया, आपने नर्सिंग स्टाफ का भी जिक्र किया। सवाल यह है, विपक्ष तो सवाल खड़ा कर देता है सरकार पे कि इन चीज़ों की कमी चली है। आप भी तो सरकार का हिस्सा रहे हैं कि ये कमियां सिर्फ 1 वर्ष में ही आई हैं? अगर फार्मासिस्ट की कमी हुई है तो क्या पिछले 1 वर्ष में ही हुई? हटा देने के बाद बीते समय के साथ, प्रत्येक साल के साथ काम भी बढ़ता है, लोग भी बढ़ते हैं, ओपीडी बढ़ती है, आईपीडी भी बढ़ती है, जनसंख्या के अनुपात में सब चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हैं, उसी अनुपात में व्यवस्थाएं नई नई। इसीलिए सरकार के लिए प्रतिदिन चुनौती से भरा हुआ दिन होता है। हर दिन चुनौती है, हर दिन चैलेंज है, और सरकार का काम इस चैलेंज से निपटना है, लोगों का ध्यान रखना है। परिस्थितियां कितनी भी खराब, कितनी भी बुरी, कितनी भी बदल क्यों ना जाएं, लेकिन सरकार लोगों के साथ खड़ी रहे, ये सरकार का दायित्व होता है। और सरकार अगर संकल्प शक्ति वाली है तो सरकार के लिए फिर व्यवस्थाएं खड़ी करना जो है कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम है। तो ये व्यवस्थाएं तो सरकार को खड़ी करनी है। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर एक डिपार्टमेंट नहीं, 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट्स के काम जो है वो देख रहा है। क्लैरिकल स्तर पर भर्तियां नहीं हो रही, और इसको लेकर के जो कार्य क्षमता है, कार्य कुशलता है हमारे अस्पतालों में, जो हमारी जो मैन पावर है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, अन्य जो स्टाफ है, उनकी कार्य कुशलता के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर इसका बहुत बुरा असर जो है वो पड़ रहा है, उनका मनोबल गिर रहा है। आप हिमाचल भाजपा के उपाध्यक्ष हैं और 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उप मुख्यमंत्री परसों एक पत्रकार वार्ता में कह रहे थे, कसम राम की खाते हैं, भाजपा को 4 सीटें लोकसभा में हराएंगे। झूठी कसम खाने की आदत है। पहले देवियों की कसमें खाई कि 1500 रुपया 18 वर्ष से अधिक आयु की हिमाचल की प्रत्येक महिला को प्रथम कैबिनेट के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। देवियों की कसमें खाई गई हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, उसकी वीडियोस भी हैं, क्लिप्स भी हैं उसके। अब श्री राम जी की कसम, अरे आपको श्री राम जी की आप झूठी कसम क्यों खा रहे हैं? श्री राम जी तो आपको जो है वो प्रकोपित होकर के आपको शाप देंगे। 1 सीट तो क्या, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर आप सैकड़े से ऊपर नहीं आप चढ़ पाओगे। हिमाचल में तो 4 सीटें आप हारोगे ही हारोगे। आप अन्य प्रदेश हार गए। अब झूठ मूठ बोल करके और तुष्टीकरण की राजनीति करके हो सकता है तेलंगाना में आपका तुक्का लग गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को मूर्ख बनाने में तो आपकी मास्टरी है, मानना पड़ेगा। पता नहीं कौन से संस्थान से ये आप सीख करके आते हैं, झूठ बोलना और लोगों को भ्रमित करना। मैं तो खोज रहा हूं कि कहां होगा वो संस्थान, पहले तो उस संस्थान को ध्वस्त करेंगे हम। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों एक विषय चला था कृष्णा लैब का, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने भी कई तरह की बातें कही थी,
और आज हमारे साथ भी पूर्व की जयराम ठाकुर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर राजीव सैजल थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।